हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम करेंगे रियल नंबर से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि 2025 बोर्ड्स में आ सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। तो यूक्लिड डिवीजन में क्या होता है? सबसे पहले ये लॉन्ग डिवीजन मेथड भी इसे कह सकते हैं हम। सबसे पहले जो बड़ी संख्या होती है, मीन्स बिगेस्ट टर्म होती है हमारे पास, उसे हमें अंदर लिख लेते हैं 1576 और इसे छोटी टर्म से डिवाइड करते हैं 4052 जो कि हमारे पास यहाँ पे है। फिर जब डिवाइड करेंगे तो 4052 को 3 से करेंगे टाइम्स में, तो यहाँ आ जाएगा 12156 और इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 420। अब ये जो 420 आया है, अब ये डिवाइजर रहेगा हमारा, और क्या कहते हैं 4052 मतलब जिससे हमने डिवाइड किया था वो अब हमारा डिविडेंट बन जाएगा। 4052 ये अंदर हो जाएगा। अब यही प्रोसेस हमें लास्ट तक करना है जब तक हमारे पास रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता। जैसे यहाँ रिमाइंडर 3 आ गया, मतलब रिमाइंडर यहाँ 424 आ गया, उसी तरह रिमाइंडर जब तक यहाँ जीरो नहीं आ जाता तब तक हमें करना है। तो अब 424 को जब डिवाइड करेंगे 9 से, तो ये आ जाएगा -3780 और उसके बाद यहाँ आ जाएगा 272। अब सेम प्रोसेस, ये 272 डिवाइजर हो जाएगा और 424 मतलब 420 क्या हो जाएगा डिविडेंड, यहाँ आ जाएगा 420। अब 272 वन ज़ा 272 माइनस करेंगे और ये माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 148। अब फिर सेम वही प्रोसेस, 148 हमारा डिवाइजर बन जाएगा और 272 डिविडेंड। तो 148 वन ज़ा ये आ जाएगा 148 और माइनस करेंगे 124। अब 124 अंदर 148 बाहर, फिर डिवाइड करेंगे वन ज़ा ये आ जाएगा 124, माइनस किया, फिर हमें मिला 24। अब इसे फिर से करेंगे 124 ज़ा तो ये कितना आ जाएगा 5 टाइम्स जाएगा तो ये आ जाएगा 120। अब हमारे पास कितना बचा 4 4। अब अंदर कितना है अपने पास 24। अब 24 कितने टाइम पे जाएगा 6 में, यहाँ 24, रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0, इसका मतलब जो 4 मतलब ये जिससे हमने डिवाइड किया था ये हमारा एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है ना, एचसीएफ कितना आ गया, हेंस एचसीएफ इज इक्वल टू 4, ये होगा आंसर। ठीक है ना, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अभी सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा है हमें प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। √3 क्या हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसको करने के लिए कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है, जैसे हमने कहा है कि ये सेब है, सेब को हमको प्रूव करना है कि ये सेब ही है। तो हम पहले करेंगे कि इसके क्वालिटी पे देखेंगे कि सेब क्या होता है, मीठा होता है। तो हम क्या करेंगे, सेब को कड़वा मानेंगे। ठीक है ना, ये कड़वा है तो उससे टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद अगर हमें वो मीठा आता है तो हम कहेंगे नहीं नहीं ये तो मीठा है। तो हमने जो कॉन्ट्रडिक्शन किया था कि सेब कड़वा होता है तो वो गलत प्रूव हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ √3 को प्रूव करना है, जैसे इरेशनल प्रूव करना है तो हम रैशनल मान के करेंगे कि ये रैशनल है। और जब ये रैशनल नहीं होगा तो हम सीधा सीधा कह देंगे इरेशनल होगा, अगर रैशनल नहीं है तो लेट कर लेते हैं, लेट √3 इज रैशनल नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद देयरफॉर √3 कैन बी रिटन एज p/q। ये p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं हम। p/q के फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर हमेशा p/q या a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और p और q के का मतलब p और q एक को प्राइम नंबर होने चाहिए। जैसे वेयर p एंड q आर को प्राइम क्या होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। ठीक है ना, कॉमन फैक्टर 1 हो। मतलब अब क्या करते हैं, हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो इधर 3 आ जाएगा, इधर p² / q² आ जाएगा। ठीक है ना, अब हम इसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं p² = 3q²। अब देखो p² और 3q², तो इसका मतलब क्या आ गया,
3 क्या है, पी स्क्वायर का फैक्टर है। 3 क्या है, पी स्क्वायर का फैक्टर। फैक्टर हम कैसे लिखते हैं, जैसे हम 12 का फैक्टर लिखना है तो 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 4 जा मतलब 2 इंटू 2, और 2 क्या होगा 12 का फैक्टर, 3 क्या होगा 12 का फैक्टर। इसी तरह पी स्क्वायर का फैक्टर क्या है, क्योंकि पी को हमने 2 के मल्टीपल में लिखा है 3 इंटू क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर का मल्टीपल मतलब पी स्क्वायर का फैक्टर क्या होगा 3। इसी तरह अगर ये पी स्क्वायर का फैक्टर है तो पी का भी फैक्टर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लिख देते हैं 3 इज अ फैक्टर ऑफ पी, ठीक है ना। सो पी इक्वल टू 3 इंटू एम, वेयर एम इज एनी इंटीजर। हमने एम एक इंटीजर मान लिया क्योंकि हमें पता है पी 3 का मतलब 3 पी का फैक्टर है, तो पी इक्वल टू हम 3 एम लिख सकते हैं। जैसे 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 इक्वल टू 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, तो 4 क्या है कोई इंटीजर, तो 12 इक्वल टू 3 एम नहीं लिख सकते हम, एम की वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो हम यहाँ 12 आ जाएगा। इसी तरह हमने पी इक्वल टू 3 एम लिया है, ठीक है ना, क्योंकि ये 3 पी का फैक्टर है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम वन, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, ये इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें देखा है p इक्वल टू 3m है, तो p की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ क्या होगा 3m का होल स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9m स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये यहाँ से कट जाएगा तो q स्क्वायर इक्वल टू 3m स्क्वायर। अभी फिर से देखो q स्क्वायर का फैक्टर क्या आ गया 3, फिर से वही कंडीशन आ गई 1 के जैसे, तो क्यू स्क्वायर का फैक्टर 3 है तो क्यू का फैक्टर भी 3 होगा, क्यू इज 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ क्यू। इसका मतलब क्या हो गया 3 क्यू का भी फैक्टर है और 3 पी का भी फैक्टर है। इफ 3 इज फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू बोथ, देन द कॉन्ट्राडिक्शन ये सब लिखना पड़ेगा तभी फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। द इफ 3 इज अ फैक्टर ऑफ p एंड q बोथ, देन द contradiction that p and q is not co-prime, therefore root 3 is irrational। आप ये सेंटेंस कुछ भी किसी भी इंग्लिश में लिख सकते हो, आप अपने मतलब लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि हाँ कि 3 क्या है, पी और क्यू दोनों का फैक्टर है, कॉमन फैक्टर, और जो हमने अज्यूम किया था कि कॉमन मतलब पी एंड क्यू को प्राइम है, मतलब इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हुआ, तो यहाँ से ये कॉन्ट्राडिक्ट होता है और इसलिए रूट 3 हमारा इरेशनल नंबर है। सीधा सीधा ऐसे प्रूव कर देना है, ठीक है ना। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हमें फाइंड द HCF, find the HCF and LCM of 72 and 120 using the prime factorization method। 172 और 120 का हमें मतलब HCF और LCM निकालना है, और वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता होगा, जैसे 72 का हम प्राइम फैक्टर ले लेते हैं, तो 72 क्या होगा एलसीएम लेंगे हम, तो 2 इंटू 36 2 18 2 9 3 3 3, तो ये क्या हो गया 72 का फैक्टर। 72 के फैक्टर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। और इसी तरह हम निकाल लेते हैं प्राइम मतलब एलसीएम 120 का, तो 2 इंटू 60 2 इंटू 30 3 मतलब 3 नहीं 2 लिखते हैं, फिर 15 3 5, ये हो गया 120 के। 120 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है ना। अगर हमें क्या निकालना है एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम क्या कर सकते हैं इन दोनों का एक साथ ले सकते हैं। कैसे, यहाँ हम लीस्ट कॉमन फैक्टर के लिए निकालते हैं 172 इंटू 120, क्या करेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 7 2 36, और ये कितना हो जाएगा 120 का 16, फिर 2 18,
फिर 2 30, फिर 2 लिया, फिर ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 3 3 और ये 5, यहाँ हो जाएगा 3 1 5 5 ये 1। तो ये हो गया लीस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 5 से 15, 15 3 सा 45 और यहाँ कितना आ गया 2 2 सा 4 4 2 सा 8 8 340, ठीक है ना। ये कितना आ गया 340। एलसीएम कितना आ गया अपने पास 340। अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सॉरी। तो 72 और 120 इसको एक साथ लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और यहाँ 120 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो हम जो जो कॉमन हो रहे हैं उन्हें कॉमन कर लेंगे, ठीक है ना। तो कॉमन वाले पार्ट को यहाँ लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये 2 2 सा 4 4 2 सा 8 8 3 सा 24। तो हमारे पास एचसीएफ आ गया 24 और एलसीएम आ गया कितना 340। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन डिटरमाइन इफ 21 by 150 हैज टर्मिनेटिंग और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सबसे पहले तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग मतलब कि पॉइंट के बाद किसी पॉइंट के बाद, मतलब जैसे 0.312 3 डेसिमल पॉइंट के बाद ये क्या हो गया ये नंबर ख़त्म हो गया, मतलब डिवाइड हो गया एकदम पूरी तरीके से, अभी कुछ नहीं बच रहा। पर जैसे कुछ नंबर होते हैं 10 को 3 से डिवाइड किया 3 3 सा 9, फिर पॉइंट लगाया 1 0 फिर 3 3 3 3 3, मतलब ये इनफाइनाइट तक जाएंगे कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो इस तरह के नंबर क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। तो हमें पता करना है 21 by 150 ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग पर डिवाइड करे बिना। तो ये कैसे हम पता लगा सकते हैं, जो भी नंबर के नीचे 10 के फैक्टर बनते हैं वो नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं, और जिनके डिवीज़न के अंदर 10 के फैक्टर नहीं बनते कोई और अदर नंबर आ जाता है, जैसे 3 7 और 5, मतलब 5 नहीं 3 7 ऐसा समथिंग। तो वो क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है तो इसे हम लिखते हैं तो जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है उसका हमें सबसे पहले फैक्टर निकाल लेना पड़ता है। जैसे 150 का हम फैक्टर निकाल लेते हैं, पहले फैक्टर निकालेंगे तो ये 75, ये 5 1 17, ठीक है ना। तो ये आ गया इसका फैक्टर। तो 2 इंटू 5 इंटू 17। अब क्या हो गया यहाँ एक 17 ऐसा नंबर है जो कि हम 10 के फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं, पर ये क्या है 2 इंटू 5 10, 21 डिवाइड बाई 10 इंटू 17। अगर 17 नहीं होता तो इसका 2.1 आंसर होता, पर यहाँ 17 है तो ये ऐसा नंबर हो गया कि जो टर्मिनेट नहीं होगा। तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। अगर 10 के सिवाय कुछ भी आ गया 10 के सिवाय, जैसे 21 बाय अगर 5 आ गया तो हम क्या कर सकते हैं इसे 10 में बदल सकते हैं, इंटू 2 2 करके मतलब 42 बाय 10 लिख सकते हैं। जैसे 2 आ गया हमारे पास 21 बाई 2, तो हम इसे क्या कर सकते हैं 5 से ऊपर 5 से नीचे मल्टीप्लाई करके इसे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 11 आ जाएगा। पर जो नंबर 5 5 रुक जाओ 5 और 5 2 105 सॉरी, तो यहाँ 10.5, मतलब इसे हम टर्मिनेटिंग बना सकते हैं। पर जो नंबर के नीचे 2 या 5 का फैक्टर नहीं आया तो इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सीधा सीधा याद रखना, अगर 2 और 5 का फैक्टर है तो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग सॉरी टर्मिनेटिंग, और अगर 2 और 5 का फैक्टर के सिवाय कुछ और फैक्टर दिख गया जैसे 13 17 और भी कोई नंबर 23 या 3 या 7 ऐसा कुछ दिख गया तो समझ लेना ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहे हैं एक्सप्रेस 0.232323 इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास नंबर है
गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास 0.232323, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट y इक्वल टू 0.232323, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100। तो हमें क्या मिलेगा 100y इक्वल टू 23.2323, क्योंकि ये क्या 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये पॉइंट दो शिफ्ट हो गया, 2 डिजिट, तो ये 100y इक्वल टू 23.2323। अब क्या करते हैं, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है, तो हम क्या करते हैं 2 को 1 से माइनस कर देते हैं। अगर 2 को 1 से माइनस करेंगे तो y इक्वल टू 0.2323 ऐसा करेंगे तो ये क्या होगा 100 में से y गया, 100y में से y गया तो 99y बचेगा, और 23.2323 में से 0.2323 माइनस कर देंगे, यहाँ कितना बचेगा 23, तो y क्या आ गया हमारे पास 23/99। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय देयर एलसीएम। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर दो कोप्राइम नंबर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट हम करेंगे तो हमेशा उनके उसके एलसीएम के बराबर ही होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे कि 3 और 4 का एग्जांपल लेते हैं। 3 एंड 4, 3 और 4 क्या है कोप्राइम्स हैं, क्योंकि 3 का फैक्टर करेंगे 3 इंटू 1 करेंगे, 4 का फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 1। तो इनका कॉमन फैक्टर लेंगे, मतलब कॉमन क्या आ रहा है इनमें 1 आ रहा है सिर्फ, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर 1 है, और जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है उसको हम कोप्राइम कहते हैं, कोप्राइम, ठीक है ना। ये दोनों कोप्राइम नंबर हैं। तो अब इसने कहा है कि इसका जो एलसीएम होगा वो इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा 3 और 4 के। तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है 12, और अगर 3 और 4 का हम एलसीएम लेते हैं 3 और 4 का तो कितना आएगा 2 3 2 2 3 1 3 1 1, तो कितना आ गया 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, तो कितना आ गया 12, एलसीएम हमारे पास 12 आया। तो यहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी नंबर पे हम कर सकते हैं, जैसे 7 5 पे कर सकते हैं, 9 और क्या कहते हैं 5 पे कर सकते हैं, 9 और क्या कहते हैं 7 पे कर सकते हैं, किसी पे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमेशा इसके इनका दोनों का प्रोडक्ट हमेशा इनके एलसीएम के बराबर ही होगा, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास 6th क्वेश्चन। अभी हम करते हैं 7th क्वेश्चन। प्रूव दैट 5 माइनस 2 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ये जो हमने रूट 3 वाला क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा अलग है। इसमें हमने दूसरा वेरिएशन लिया है जिसमें एक टर्म जुड़ी होती है या घटी होती है ऐसा। तो हमें 5 माइनस 2 रूट 3 को इरेशनल प्रूव करना है। तो सबसे पहले वही पी बाई क्यू के फॉर्म में लेंगे, तो लिख लेते हैं 5 माइनस 2 बाई रूट 3 इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। को प्राइम्स, अब को प्राइम का मतलब पता ही है आपको, और q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब सेम स्टेप क्या करते हैं मतलब ये 5 को उस साइड लेके जाते हैं हम, मतलब राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं। तो माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 5, ठीक है ना। अब क्या करते हैं ये जो रूट 3 है इसको इधर ही रख देते हैं, और माइनस 2 को डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं। तो रूट 3 इक्वल टू पी माइनस 5 क्यू कैसे है, इसको एलसीएम लिया अपॉन माइनस 2 क्यू, ठीक है ना। ये बन गया। अब क्या करते हैं वी नो दैट p एंड q आर इंटीजर्स, हमें पता है p और q क्या है इंटीजर्स हैं। सो p माइनस 5q अपॉन माइनस 2q इज अ रैशनल नंबर। अगर हमें पता है p और q रैशनल नंबर हैं तो इनका मतलब कि इनको किसी नंबर से माइनस करते हैं मल्टीप्लाई करके और इनको डिवाइड करते हैं, फिर भी ये रैशनल ही नंबर होंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, ये रैशनल नंबर है। सो इफ आर एच एस इज अ रैशनल नंबर, LHS will also be a rational number which means रूट 3 is rational number। इसका क्या मतलब हुआ कि रूट 3 अगर मतलब ये अगर रैशनल नंबर है
तो इसका मतलब क्या है, √3 भी रैशनल नंबर है, और √3 को हमने इरेशनल प्रूव किया था, ठीक है ना, बट √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है ना। हमने सीधा सीधा क्या किया है, पहले 5 - 2 √3 लिखा था, इसमें √3 को एक साइड कर दिया और बाकी सारी टर्म्स को एक साइड कर दिया, ताकि √3 एक किसी नंबर के बराबर आ जाए। तो हमने p/q को, मतलब p और q को इंटीजर्स माना था, और किसी भी इंटीजर्स को, मतलब इंटीजर को माइनस करते हैं और डिवाइड करते हैं उसी किसी से, तो वो हमेशा एक इंटीजर ही आता है, ठीक है ना। तो ये एक इंटीजर वैल्यू है, और ये किसके वैल्यू बराबर है, √3 के। तो √3 तो हमें पता है कि इरेशनल होता है, हमने पहले प्रूफ किया था। तो अगर √3 इरेशनल है तो ये क्या होगा, ये भी इरेशनल होना चाहिए। तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन क्या होगा, मतलब कि हमारा अजम्पशन फेल हो गया कि p और q एक इंटीजर है और को प्राइम है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, therefore 5 - 2 √3 is an irrational नंबर, ठीक है ना। हो गया प्रूफ। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें कहा है इफ द HCF of 65 and 117 is as expressed in the form of 65m - 117, कैलकुलेट द वैल्यू एफ एम, ठीक है ना। मतलब 65 और 117, इसका जो HCF आएगा, इसका HCF होगा वो 65m - 117 होगा, ठीक है। तो हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो इसका HCF निकाल लेते हैं। HCF निकालने के लिए ये तो हम ये एलसीएम वाला मेथड लगा सकते हैं, मतलब पहले इसका फैक्टर निकालेंगे, फिर उसके बाद निकालेंगे, या तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी लगा सकते हैं। तो हम सीधा सीधा ऐसे निकाल लेते हैं इनका फैक्टर निकाल के। तो 65 को हम डिवाइड करेंगे तो 5 1 सा 5, 5 3 सा 15, तो ये 13 1। तो इसका फैक्टर क्या आ गया 65 का, 5 × 13 × 1 भी लिख सकते हैं। तो और 107 का 7 8 9, तो ये 3 से चला जाएगा, तो 3 3 सा 9 9 और 2 27, 3 9 सा 27, तो ये क्या आ गया 39। तो 3 1 सा 3 3 3 सा 9, तो ये 13 से डिवाइड हो गया। इसके फैक्टर क्या आ गए 117 के 3 × 3 × 13, तो ये 13 क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो इसका HCF क्या हो गया 13। इसका मतलब जो HCF 13 है वो इसके बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं 13 = 65m - 117। तो अब इसको यहाँ मतलब ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 117 + 13 = 65m। तो 7 3 10 और 2 3, तो 130, इसको हम 65 से डिवाइड कर देते हैं, इक्वल टू m। और 65 2 सा कितना होता है 130, तो m कितना आ गया, m हमारे पास 2 आ गया, ठीक है ना। ये हमारे पास आंसर। तो ये अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 16 18 and 20 and 25 leaves 4 as a remainder in each case, but when divided by 7 leaves no remainder, ठीक है ना। तो हमें ये क्वेश्चन दिया है कि हमारे पास 4 नंबर हैं, और जब इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, मतलब फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 16 18 20 and 25 लीव्स रिमाइंडर 4, मतलब कि हमारे पास 4 नंबर हैं, जब इसको हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये 4 एज अ रिमाइंडर मतलब लीव करता है। पर हम उस नंबर को अगर 7 से डिवाइड करें, ऐसे किसी नंबर से 7 से डिवाइड करें, तो वो 0 रिमाइंडर आना चाहिए। तो इसे हम करके देखते हैं, तब समझ में आएगा। सबसे पहले तो 16 18 20 and 25, इन सब का मतलब एक एलसीएम निकाल लेते हैं, क्योंकि एलसीएम से क्या होगा, ऐसा नंबर आएगा जो कि इन सब से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना, इन सब से डिवाइड हो जाएगा। तो 16 18 20 and 25, तो 2 ज़ा 8 9 10 और ये 25,
फिर 2 से करेंगे, फिर ये आ जाएगा 4 9 5 25, 2 2 9 5 25 और 2 1 9 5 25। अब 3 से करते हैं, 3 1 3 5 25, 3 1 1 5 25। फिर 5 से करते हैं, 5 1 1 1 5। फिर 5 से करते हैं, 1 1 1 1। तो ये हमारे पास फैक्टर आ गया। अब इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, ये 16 आ गया, 3 3 ज़ा 9 आ गया, ये 5 5 ज़ा 25 आ गया। ठीक है ना, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25 इंटू 16 85 32 8 40, 400 और 400 और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 3600। तो ये हमारा कितना आ गया, 300, मतलब 3600 इसका एलसीएम आ गया। मतलब ये ऐसा नंबर है जिसे हम 16 से भी डिवाइड करेंगे हो जाएगा, 18 से भी डिवाइड हो जाएगा, 20 से भी डिवाइड हो जाएगा और 25 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, ये ऐसा नंबर है कि ये सबसे डिवाइड हो जाएगा। आपका क्या कहा है हमारे पास, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर ऐसा होगा कि उसका मतलब रिमाइंडर आना चाहिए 4 जब हम उसे डिवाइड करें। तो 3600 इंटू एक्स प्लस 4, मतलब 4 क्या है, हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया है कि हम किसी नंबर को q इज इक्वल टू ए पी प्लस बी लिख सकते हैं, मतलब समथिंग। तो ए क्या है हमारे पास, ये नंबर, पी क्या है एक्स, मतलब कोई भी फैक्टर हो सकता है 1 2 3 4, और पी क्या होगा हमारा रिमाइंडर जो लास्ट में बचेगा। तो उसने कहा है कि रिमाइंडर कितना आना चाहिए 4, तो इसलिए हमने ऐसा कुछ लिखा है। आप क्या करेंगे, नाउ अप्लाई हिट एंड ट्रायल मेथड टू फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस फैक्टर आर डिविजिबल बाय 7। मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है, एक्स की वैल्यू ऐसी रखनी है ताकि जब 7 से डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाए, 0। ठीक है ना, तो हम पुट करते हैं इसमें 1 2 3 सब पुट करते हैं, पर हमारे 1 2 3 4 पे कोई आंसर नहीं आएगा। पर जब हम 5 पुट करेंगे, जब हम 5 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 18004। करके देख लेना, मैंने कर लिया इसे। तो ये 18004 आएगी, तो ये क्या है, 7 से डिविजिबल है। तो एक बार चेक करते हैं, 18004, 7 2 14, 4 0 और 7 5 35, फिर 5 फिर 0, फिर 7 7 49, फिर 1 और यहाँ क्या आ गया 4, ये आ गया 7 2 14। ये देखो अब रिमाइंडर कितना है, 0। तो ये क्वेश्चन ऐसे था। तो अभी लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 404 एंड 96 एंड वेरीफाई दैट HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब हमारे पास दो नंबर हैं, A इक्वल टू 404 एंड B इक्वल टू 96। पहले तो हमें इसका एलसीएम और इसका एलसीएम मतलब दोनों का एलसीएम निकालना है और दोनों का एचसीएफ निकालना है, और वेरीफाई कराना है कि 404 का मल्टीप्लाई अगर हम कराएंगे 96 से तो वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो इसका एलसीएम निकालते हैं पहले, 404 और 96 का, तो कितना हो जाएगा, 202, और ये कितना हो जाएगा 48 48 ज़ा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 101, और ये कितना हो जाएगा 48 का 29, ठीक है ना, 48 और 29। तो यहाँ से 101 ज़ा 129 और ये 29 ज़ा 11, क्योंकि ये क्या है, दोनों एक प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर खुद के ही टेबल पे जाएंगे। तो हम इसका एचसीएफ अगर निकालें, एचसीएफ तो सीधा सीधा दिख रहा है 2 2 ज़ा 4, क्योंकि यही दो कॉमन है इनमें। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, तो एचसीएफ तो आ जाएगा 4, और एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास, हमने कुछ गलती की है क्या, 2 इंटू 96 का मतलब 48 सा इतना आ जाएगा, और फिर सॉरी 24 आएगा ना, सॉरी मैंने गलती कर दी, फिर से करते हैं इसे, 404 और ये कितना आ गया 96, ये 202, ये कितना आ जाएगा 48, और ये 101, ये कितना आ जाएगा 24,
फिर 12 इतना, फिर ये आ जाएगा 12, फिर ये करेंगे तो 101, और ये कितना आ जाएगा 2 6 फिर ये 101, 3 से करेंगे 2 101 1, और फिर 101 से करेंगे तो 111। तो HCF निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, और LCM निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 पावर 5 इंटू 3 इंटू 101, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9696। ठीक है ना, ये इसका LCM और HCF आ जाएगा। अब हम करते हैं 404 इंटू 96 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 38784, और HCF इंटू LCM करेंगे 9696 इंटू 4 करेंगे तो 9 6 9 सॉरी 4 6 24, और 9 4 32, और प्लस 2 34, नहीं सॉरी 9696 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, तो 9696 को मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6 4 24, और 2, और 9 4 से कितना होता है 36, और ये 38, और ये 3, और 4 6 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, और इसके बाद 9 4 36, और 36 और 2 38, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है ना, 38784। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को।